Hello everyone, this side Ashish. Hope you doing are you doing well? Please tell me in comments. So today we are continuing our training series in which we are discussing ISO/IC 27000 2018 version. Today's training part will be the part 4 in continuation of the clause we covered in the last training part of 3. In the last part of 3, we covered what is an ISMS remaining subclauses. We discussed the process approach clause and we discussed why an ISMS is important. So please maintain the continuation of the training series to make the knowledge in a strategic way, in a fundamental way, to fulfill your goals in a right direction, in a right way, without any discomfort, discontinuity, or any lack in the building the information security management system. So my slide is visible to you. Today's clause will be 4.5. We are starting from here. The title is mentioned. The heading is same as the clause 4 we are discussing, information security management system. In that 4.5 is establishing, monitoring, maintaining and improving an ISMS. तो यहाँ पे हमने इम्पोर्टेंस को जान लिया है। अब यहाँ पे बेसिकली बात है किस तरह से एक कॉन्टिन्यूअल मैनर में, एक कॉन्टिन्यूअल एक्टिविटी की तरह हमें आईएसएमएस को इम्प्रूविंग के माइंडसेट से लेके चलना है। और इम्प्रूविंग के लिए हमें पहले इस्टेब्लिश करना पड़ेगा चीज़ों को, आईएसएमएस को, उसके बाद मॉनिटरिंग और मेंटेन करना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम इन डेप्थ समझेंगे इस पर्टिकुलर क्लॉज के रिस्पेक्ट में, जब हम इसके बेसिक जो सब क्लॉजेस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है शुरू से ही, रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं, इसको इस्टेब्लिश करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, डायनेमिक नेचर है बिजनेसेस का, जो थ्रेट्स हैं वो डायनेमिक हो चुके हैं। और हमने प्रीवियस क्लॉज में 4.4 के अंदर इस चीज़ को डिटेल समझा था, किस तरह से जो इम्पैक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, वो एक डेली बेसिस में इन्हांस होता जा रहा है। इसीलिए आप लोग जो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आप देखते हो फ्रीक्वेंट अपडेट आते हैं, चाहे आप पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो या फिर मोबाइल यूज़ कर रहे हो, उसमें आप इसी वजह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में जो अपडेट्स हैं वो फ्रीक्वेंट आपको देखने को मिलते हैं। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, और उसी से जो इम्पोर्टेंस है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में वो आप कंपेयर कर सकते हो। और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो, तो आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। और इसी की वजह से जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप फॉर एग्जांपल, अगर आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ कर रहे हो डेली एक्टिविटी में, इंफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, आप जो लीडिंग सप्लायर्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, एंड्रॉयड है, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये बेसिकली जो इनकी मेन सर्विसेज हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के रिस्पेक्ट में है। तो इनको जो सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में वनरेबिलिटीज़ हैं उनको मिनिमाइज करना होता है, इसलिए वो फ्रीक्वेंटली अपडेट्स लाती हैं अपने प्लेटफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में और एज अ बिजनेस अपनी सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। उसी तरह से आपको रिलेट करके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को समझना है क्यों इम्पॉर्टेंट है आज डे टू डे वर्किंग के लिए, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में, वैल्यू चेन के रिस्पेक्ट में, टूवर्ड्स द स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट। इंडियन गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन है 2023 में आया हुआ है, वो आप देख सकते हो। डाटा इंटीग्रिटी के रिस्पेक्ट में, डेटा
सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, और उसको भी आप बेसिकली अगर ISO 27000, 27001 और इसकी जो फैमिली है इसको अप्लाई करते हो, जो भी आपके फैमिली के स्टैंडर्ड्स हैं इसके, उसको आइडेंटिफाई करके, तो जो वहाँ पे नीड है इंडियन रेगुलेशंस की डेटा सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, वो आप फुलफिल करते हो। तो आगे चलते हैं, इस स्टैंडर्ड के इस पर्टिकुलर क्लॉज को डिस्कस करते हैं, इस सब क्लॉसेस को डिस्कस करते हैं। तो मैंने सब क्लॉज को डिफाइन कर दिया कि इसमें क्या चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। पहला इसके अंदर जो सब क्लॉज है वो है ओवरव्यू। तो ओवरव्यू हमने समझा था कि इसकी मीनिंग क्या है, कि यहाँ पे सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग देता है कि हम किस सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें जो पहली चीज़ है वो है EMMI, फिर ISMS, फिर इसके अंदर जो अंडरटेक करना है हमें वो 4.5.2 है, 4.5.3 है, 4.5.4 है, 4.5.5 है और 4.5.6 है। और साथ ही इसमें ऑनगोइंग बेसिस में लिया है अंडरटेक के अंदर, एंड लूप मेथड मैंने मेंशन किया है। तो पहले हम ओवरव्यू को डिस्कस करते हैं कि हम जब बात करेंगे मॉनिटरिंग की, मेंटेनिंग की, इम्प्रूविंग की, इस्टेब्लिशिंग की, ISMS को लेके, तो हमें क्या चीज़ें अंडरटेक करनी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो इसके अंदर अभी जो आने वाले सब क्लॉजेस हैं 4.2 के रिमेनिंग, अभी ओवरव्यू जो है 4.1.1 है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो हमारे नेक्स्ट क्लॉजेस आएंगे उसमें हमें डिटेल समझने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलरली किस तरह से ISMS में हमें इम्प्रूवमेंट के लिए एक ऑब्जेक्टिव लेके चलना है आगे, और किस तरह से चीज़ों को करना है, एड्रेस करना है डे टू डे वर्किंग के अंदर। 4.5.2 के अंदर जो चीज़ें हैं वो हैं कि पहला है कि जो हमने डिस्कस किया था इनिशियली, कि जो इंफॉर्मेशन एसेट है उनको आइडेंटिफाई करना, और उसके साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड, उस एसेट से रिलेटेड उनको भी आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एसेट के रिस्पेक्ट में जो लाइफ साइकिल हमने डिस्कस की थी वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जो चार पॉइंट पार्ट में थी, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड ट्रांसमिट की, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है उसे हमें टेक केयर करना है, वो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, ह्यूमन है, जो भी चीज़ें हैं वो हमें आइडेंटिफाई करनी है। सेकंड जो बात है 4.5.3 की और 4.5.4 की, तो इसके रिस्पेक्ट में है कि 4.5.3 की जब हम बात करते हैं तो एसएस की बात होती है, कि जिसमें हम जो हमारी जजिंग है, डिटरमाइनिंग है, उसको करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क के रिस्पेक्ट में, जिसमें हमें एक बेसिकली डायरेक्शन देना होता है। जो चीज़ें हमने 4.2 4.5.2 के अंदर आइडेंटिफाई की हैं उनके रिस्पेक्ट में हमें कहीं ना कहीं एक क्लियर जज, एक क्लियर डायरेक्शन देना होता है, उसके लिए है 4.5.3। फिर 4.5.4 में हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जो भी रिस्क एसोसिएटेड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, जिस भी मैनर में है उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे जिससे कि जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके, एक्सेप्टेबल लिमिट में आ सके। और ध्यान रखिएगा कि हमने परमिसिबल रिस्क की बात की थी। ठीक है, और इसके साथ ही जो कंप्लीट रिस्क है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके वो एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, और उसको हम फर्दर इन डिटेल यहाँ पे हमें समझने का मौका मिलेगा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और उसके पीछे कारण है इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से ये यहाँ पे पर्टिकुलरली ISO 27000 में ये चीज़ क्लियर की गई है कि रिस्क आर परमिसिबल विथ रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। फिर हम जब नेक्स्ट सब क्लॉज पे चलेंगे 4.5.5 में, तो उसमें बात आएगी जो ट्रीटमेंट मेथड हमने फाइंड आउट किए हैं उसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा और इम्प्लीमेंट करना होगा स्पेसिफिक जो हमारी मेथडोलॉजी है, मेथड्स है, जिसके थ्रू हम कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे जो अनएक्सेप्टेबल रिस्क है। ठीक है, यहाँ पे अनएक्सेप्टेबल वर्ड यूज स्टैंडर्ड करता है कि हमारा दो फॉर्म में रिस्क है, एक एक्सेप्टेबल फॉर्म है, एक अनएक्सेप्टेबल फॉर्म है। तो जब भी हम परमिसिबल रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं
तो जहां तक हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे इफेक्ट नहीं आएगा, हमारी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी पे इफेक्ट नहीं आएगा, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल रिस्क कहलाएगी। अगर हमारी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव के ऊपर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिस्पेक्ट में कोई रिस्क इफेक्ट डाल रहा है, तो वो अनएक्सेप्टेड होगी और नॉट परमिसिबल होगी। तो इसको डिटेल में हम अभी समझेंगे 4.5.5 को भी आगे। इसके बाद 4.5.6 क्लॉज है, जिसमें जो इफेक्टिवनेस है कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को के लिए रिस्क को रिड्यूस करने के रिस्पेक्ट में, उसको किस तरह से हमें मॉनिटर करना है, मेंटेन करना है और इम्प्रूवमेंट करना है इफेक्टिवनेस को लेके, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही इस पर्टिकुलर सब क्लॉज में ओवरव्यू के ऑन गोइंग बेसिस की बात की है, जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट से स्टीयरिंग सीरीज के बताते आ रहा हूँ कि ऑन गोइंग मैथड में ही जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकते हैं, टेक केयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, जब हम रिस्क को एड्रेस करना चाहते हैं। तो उसे हमें डेली बेसिस में, एक ऑन गोइंग बेसिस पे, एक लूप साइकिल में हमें वर्क करना पड़ेगा। वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो हमारा रिस्क रिस्क को एड्रेस करने के लिए हमने डेवलप किया है, आइडेंटिफाई किया है, डिफाइन किया है। तो लूप बहुत ज़रूरी है जब हम रिस्क को मैनेज करने के लिए जाते हैं, वो किसी भी तरह का रिस्क हो। इसके साथ ही मैंने पहले से आपको एग्जांपल दिया हुआ है ISO 31000 का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो किसी भी डोमेन का रिस्क हो एक ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, उसको एड्रेस करने के लिए वो हमें एक डिटेल फ्रेमवर्क देता है, एक क्लियर फ्रेमवर्क देता है, जिसके थ्रू जो रिस्क है किसी भी डोमेन के रिस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन का, वो हम मिटिगेट कर सकते हैं अंडर एक्सेप्टेबल लिमिट, हम उसको ला सकते हैं उस रिस्क को। तो उस इस ट्रेनिंग को आप अटेंड करिए, यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है मेरे कोर्सेज में, 3 पार्ट्स में है ISO 31000 का रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस। उसका एक फ्रेमवर्क आपके पास होना चाहिए अगर आप आज के करंट सिनेरियो में एक सस्टेनेबल वे में, एक प्रोग्रेसिव वे में अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहते हो, उसका डेवलपमेंट। तो वो बहुत ज़रूरी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। और उसके साथ ही जब हम ISMS की बात करते हैं, तो जो उसमें रिस्क असेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड है वो है ISO/IC 27005, जो कि एक पार्ट है, डराइव पार्ट है ISO 31000 का ही, क्योंकि जो रिस्क की टर्मिनोलॉजी में मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में ISO 31000 जो है वो मदर स्टैंडर्ड है। तो 27005 भी उसका एक डेरिवेटिव है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। लेकिन एज अ ट्यूटर, एज अ ट्रेनर, मैं आपको क्लियर कर दूं, ISO 31000 अगर आप लेके चलते हो तो आप बेटर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में उसको अचीव कर सकते हो एज अ सिंगल प्लेटफॉर्म मेथड टू टू एड्रेस योर ऑब्जेक्टिव्स इन राइटफुल मैनर। तो ये हमारा 4.5.1 था, जिसको हमने डिस्कस किया ओवरव्यू के अंदर। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सब क्लॉज है वो है 4.5.2, जिसके अंदर बात है जो हमने बताई अभी, आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, जो आप रेड कलर में देख सकते हो, इसके अंदर बात है बिजनेस इंफॉर्मेशन बाउंड्री, अंडरस्टैंडिंग हेडिंग ली है मैंने, उसके अंदर है एसेट वैल्यू, फिर उसके अंदर सब हेडिंग ली है मैंने नीड के अंदर मैंने कीवर्ड लिए हैं प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, और उसके बाद कीवर्ड्स हैं इसके अंदर इंटरेस्टेड पार्टी रिक्वायरमेंट्स, मैथोडोडिकल असेसमेंट, मेटराइजिंग, परसीव्ड इम्पैक्ट। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स अब हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, सब क्लॉज के रिस्पेक्ट में हमने डिस्कस कर ली हैं। अब यहाँ पे पहला मैंने बाउंड्री वर्ड यूज़ किया है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में यूज़ हो रही है एज ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, वो हमारे पास कुछ हमारी
पेटेंटेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, हमारी एक्सपर्टाइज के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ हमारे वेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, कुछ पर्सनल डेटा हो सकते हैं एम्प्लॉयज़ के, इंटरनल एक्सटर्नल पार्टी के पर्सनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो उन सभी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और जिस भी जियोग्राफिकल जो स्प्रेड है बिजनेस का आपके, उसके रिस्पेक्ट में टेक केयर करना एज अ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। और उसके रिस्पेक्ट में जो हम चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में ही हमें उसकी वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करना है कि किस इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको इंडियन रेगुलेशन का एग्जांपल दिया कि 2023 में एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके, डेटा सिक्योरिटी को लेके रेगुलेशन आया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का, इन्फोर्स है वो। तो उस जो पर्सनल डेटा है उसके थ्रू हमें इंश्योर करना है, उसकी वैल्यू बहुत हाई है क्योंकि वो रेगुलेटेड है, वो एनी हाउ एनी केस हमें मेंटेन करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है इंफॉर्मेशन एसेट के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से जो आपके एक्सपर्टाइज की डेटा है, आपकी जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक इम्पॉर्टेंट डेटा है, उसकी वैल्यू उस हिसाब से डिसाइड करनी है। कुछ आपके पेटेंटेड डेटा है उसको भी आपको इंश्योर करना है एज अ वैल्यू, ठीक है। तो पहला हमारा इंफॉर्मेशन को हमें फाइंड आउट करना है, जो भी हमारी बिजनेस बाउंड्रीज है, ठीक है। बाउंड्रीज का मतलब है जो हमारे इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन एसेट की तरह हम देख रहे हैं, वो कहाँ तक ट्रांसफर हो रही है हमारे वैल्यू चेन के अंदर। और उसके साथ ही साथ जो वैल्यू चेन है, वो कहाँ तक जियोग्राफिकली स्प्रेड है, इसको भी टेक केयर करना है। और उसके बाद जब हम इंफॉर्मेशन एसेट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उसकी वैल्यू को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि हम एक प्रॉपर फाउंडेशन, एक प्रॉपर रीजनिंग डेवलप कर सके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है, इसके बाद जो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई की हैं अभी तक एज अ इंफॉर्मेशन एसेट और उसकी वैल्यू, उसे हमें रिलेट करके देखना है बिजनेस नीड के रिस्पेक्ट में, कि जो भी इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एसेट है, उस उसकी हमें प्रोसेसिंग की क्या नीड है, स्टोरेज की क्या नीड है और कम्युनिकेशन की क्या नीड है विथ रिस्पेक्ट टू द बिजनेस बाउंड्रीज जो हमने डिस्कस की, जियोग्राफिकल स्प्रेड के रिस्पेक्ट में, सप्लाई चेन के रिस्पेक्ट में, वैल्यू चेन के रिस्पेक्ट में। तो ये नीड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो हम बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन की, तो जिसके थ्रू हम फर्दर जो हमारा रिस्क के रिस्पेक्ट में मैनेजमेंट है, वो उतना ही अच्छा हो पाएगा इसके बेसिस पे। तो इस चीज़ को करना है। और नेक्स्ट उसके बाद बात होती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में रिक्वायरमेंट क्या है, जो कि लीगल हो सकती है, रेगुलेटरी हो सकती है, कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकती है। तो उस रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस की। बहुत इजी वे में आपको समझना है कि पहले हमें इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है एज अ एसेट, जो भी हमारी बिजनेस बाउंड्री है उसके रिस्पेक्ट में। सेकंड, उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है। थर्ड जो है कि बिजनेस की नीड क्या है। जो लाइफ साइकिल हमने बात की, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसमिट के रिस्पेक्ट में, वो इंफॉर्मेशन हमें फाइंड आउट करनी है एज अ इंफॉर्मेशन एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फोर्थ है कि हमारे ऊपर कौन सी रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल है एज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर, जो कि लीगल हो सकती है, रेगुलेटरी हो सकती है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकती है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक रिकॉर्ड के फॉर्म में, एक डेटा के फॉर्म में इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं सब क्लॉज के, जिसमें बात होती है मैथडिकल असेसमेंट की, जिसके अंदर हम बेसिकली असेसमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या वनरेबिलिटीज हो सकती हैं एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट के रिस्पेक्ट में, और वो कब मटेरियलाइजिंग
की कंडीशन उस थ्रेट की, उस वनरेबिलिटी की, उस रिस्क की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके हो सकती है। तो ये हमारा एक बेसिकली असेसमेंट का फॉर्म है जो हमें डेवलप करना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके। इसके ये एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिस्टमेटिक इवेल्युएशन होना चाहिए, एक प्रोसेस तक हमें डेवलप करनी है जिससे हम जो सिचुएशंस हैं उसको एनालाइज कर सके, सिस्टम जो है, प्रॉब्लम जो है, उसको हम एक लॉजिकल वे में डिसीजन मेकिंग कर सके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। और इसके साथ ही साथ जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है वो क्या होंगे, जो हमारा मेटेरियलाइजिंग है रिस्क का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को भी हमें इसी मैथोडिकल असेसमेंट के थ्रू फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो ये हमारे पास एक प्रोसेस होनी चाहिए जिसमें हम हर चीज़ को एक फ्रेमवर्क के रिस्पेक्ट में, एक मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में इवेल्युएट कर सकें कि रिस्क का क्या वेटेज है, क्या उसका बेसिकली इम्पैक्ट है, किस तरह से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह से उसको टेक केयर कर सकते हैं, क्या हमें कंट्रोल्स रिक्वायर्ड होंगे उसको करने के लिए। ये सारी चीज़ें मैथोडिकल असेसमेंट के अंदर हमें डेवलप करनी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही साथ इस मैथोडिकल असेसमेंट का ही एक पॉइंट ये भी होगा कि परसीव्ड इम्पैक्ट की भी बात स्टैंडर्ड कहता है, जैसे हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिस्क परसीव्ड रह जाएगा। तो रिस्क अगर परसीव्ड रह जाता है तो कुछ ना कुछ वो इम्पैक्ट आपके बिजनेस के अंदर डेवलप करेगा, इम्पैक्ट करेगा। तो उस परसीव्ड इम्पैक्ट को भी हमें इवेल्युएट करना है इस मेथोडिकल असेसमेंट के थ्रू। तो इसके लिए अगेन जो मैंने चीज़ें समझाई ISO 31,000 के रिस्पेक्ट में, IC 27,005 के रिस्पेक्ट में, वो आपको फॉलो करना है जिसके थ्रू ये चीज़ें आप बेटर वे में एक प्रोएक्टिव मैनर में इससे डील कर सको। ठीक है, तो ये हमारा था 4.5.2 सब क्लॉज जो हमने डिस्कस किया आइडेंटिफिकेशन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट पे चलते हैं 4.5.3 पे। ये है असेसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। इसके अंदर जो कीवर्ड मैंने लिए हैं, रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई, क्वांटिफाई, prioritize, गाइड, डिटरमाइन, और हेडिंग ली है मैंने इंक्लूड, रिस्क एनालिसिस, रिस्क इवैल्यूएशन, पीरियोडिकली, कंपेरेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स, अदर एरिया रिलेशनशिप, और यहाँ पे हमें रेफरेंस मिलता है ISO/IC का 27,005 का। तो अब इस सब क्लॉज को डिस्कस करते हैं। ये पर्टिकुलर सब क्लॉज को हम एज अ डेरिवेटिव दे सकते हैं जो हमने मैथोडिकल असेसमेंट की बात की प्रीवियस क्लॉज में, उसी का एक डेरिवेटिव है ये पर्टिकुलर सब क्लॉज जिसके अंदर चीज़ें फ्रेम की गई हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। इसमें पहली जो बात आती है कि सुटेबल रिस्क असेसमेंट की और रिस्क ट्रीटमेंट की मेथड के रिस्पेक्ट में हमें इन चीज़ों को लेना है कि हमारे पास रिस्क असेसमेंट का मेथड होना चाहिए जिसके लिए मैथोडिकल असेसमेंट हमने डिस्कस किया, और उसमें हमने मैथोडिकल असेसमेंट के अंदर ही रिस्क ट्रीटमेंट की भी बात की थी। हमें जो कंपेयर करना है, चीज़ें कंपेयर करनी है जब हम मैथोडिकल असेसमेंट को टेक केयर करें, उसके थ्रू रिस्क असेसमेंट करें, रिस्क ट्रीटमेंट करें, तो हमें एस्टिमेट करना है, अकाउंट करना है जो कॉस्ट रिलेवेंट हो सकती है, बेनिफिट्स जो रिलेवेंट हो सकते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो अप्लीकेबल हो सकती है, जो कंसर्न्स हो सकते हैं स्टेक होल्डर का, या फिर कुछ अदर इनपुट्स और वेरिएबल हो सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्क के रिस्पेक्ट में। इन चीज़ों को हमें बैलेंस करते हुए, एड्रेस करते हुए, अकाउंट करते हुए मैथोडिकल असेसमेंट हमें करना है रिस्क को लेके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं असेसिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क की। असेसिंग का मैंने मीन्स इसीलिए बताया था कि हमारा जजमेंट इसके थ्रू हम फ्रेम करेंगे। जजमेंट हमेशा स्ट्रक्चर्ड होता है,
बेस्ड ओवर एविडेंस होता है, बेस्ड ओवर फ्रेमवर्क होता है, बेस्ड ओवर मैट्रिक्स होता है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें करेंगे तभी हम एसेस कर पाएंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क को, और एक सही जजमेंट, एक सही डिटर्मिनेशन हम निकाल के ला सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमारा बैकग्राउंड है सब क्लॉज का। और इसके अंदर जब बात हो रही है रिस्क असेसमेंट की, तो उसमें हमारा आइडेंटिफिकेशन भी है, क्वांटिफिकेशन भी है, प्रायोरिटाइजेशन भी है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था मेथोडिकल असेसमेंट के रिस्पेक्ट में। और उसकी जो क्राइटेरिया है, जो हमने रिस्क फाइंड आउट किए हैं डिफरेंट, उसकी जो एक्सेप्टेंस है, ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंस में, के कंपैरिजन में ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो हमें बेसिकली क्लासिफाई करनी है। उसके जो इम्पोर्टेंस है उसको हमें डेवलप करना है, उसके जो नंबरिंग है इम्पोर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें देनी है। और इसके साथ ही क्या कंट्रोल होगा जिसके थ्रू हम रिस्क को कंट्रोल करेंगे, परमिसिबल लिमिट तक, परसीव लेवल तक हम उसे लेके आएंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एक्सेप्टेबल लिमिट का लेवल है उसके लिए। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हमने दो फॉर्म में यहाँ पे इस चीज़ को समझा कि हमारा ओवरऑल फ्रेमवर्क क्या होगा रिस्क असेसमेंट और ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में, किस तरह से हमें चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, फिर हमें रिक्वायरमेंट से कंपेयर करना है, फिर रिस्क की जो प्रायोरिटाइजेशन है उसे हमें फाइंड आउट करनी है, और फर्दर जो उसकी रेलेवेंसी हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव के रिस्पेक्ट में उसे हमें कंपेयर करना है, और किस तरह से हम ट्रीट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे रिस्क को, कि जो एक्सेप्टेबल लिमिट है, एक्सेप्टेंस की जो क्राइटेरिया है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उस रिस्क को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हम ला सकें, जिससे कि वो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वो हार्मफुल ना हो, हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव पे किसी तरह का डेविएशन ना आए। इसके साथ ही यहाँ पे कुछ चीज़ें इंक्लूड करने की बात है। दो पॉइंट्स मैंने लिए हैं, रिस्क एनालिसिस की, ठीक है, और रिस्क इवैल्यूएशन की। तो इसे दोनों चीज़ों को अलग हमें समझना है। ये चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में ISO 31000 की ट्रेनिंग में समझाया हुआ है। यहाँ पे बहुत ब्रीफ है, मतलब एक बेसिक फॉर्म में बताया गया है रिस्क एनालिसिस को। रिस्क एनालिसिस की जब बात होती है तो जो मैग्नीट्यूड है रिस्क का, उसका एस्टिमेशन हम करते हैं सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक अप्रोच के रिस्पेक्ट में, जो हमारा मेथोडिकल असेसमेंट है उसके थ्रू। सेकंड जो पार्ट है रिस्क एवेल्यूशन का, उसमें हम जो एस्टिमेटेड रिस्क है उसको हम रिस्क क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, और जो बेसिकली सिग्निफिकेंस है रिस्क का वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि हम कहीं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए हम घर से बाहर जा रहे हैं, कुछ हम किसी कहीं टूर पे जा रहे हैं, हमने घर को लॉक नहीं किया, तो ये एक बेसिकली रिस्क है जो घर को ना लॉक करना है। तो इसमें हम एस्टिमेट करते हैं मैग्नीट्यूड रिस्क का, तो ये होगा कि घर से सामान चोरी हो सकते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सामान है हमारे घर में, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब ये हमारा रिस्क एनालिसिस के अंदर आता है। और जब हम रिस्क इवैल्यूएशन में जाते हैं, तो जो हमारा हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है कि सामान हमारा चोरी हो जाएगा, वो हम कंपेयर करते हैं रिस्क क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में, कि रिस्क क्राइटेरिया को जब देखते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी है, मतलब एक थीफ है उसकी टेंडेंसी है ह्यूमन की, इस तरह का अगर पॉसिबिलिटी है कि लॉक नहीं किया है घर, तो डेफिनेटली जो श्योरिटी है सामान चोरी होने की सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट से, वो होनी ही होनी है। तो इसी तरह से एक हो सकता है कि अगर हम घर छोड़ के जा रहे हैं तो हमने लॉक किया है घर को, लेकिन बहुत बेसिक लॉक हमने यूज़ किए हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से घर के, तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क क्या हो सकता है कि हमारा रात के समय कभी
लॉक हमारा जो है वो डैमेज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और सामान चोरी किया जा सकता है। तो मैग्नीट्यूड कम है कंपेरेटिवली यहाँ पे कम, जो हमने पहला जो डिस्कस किया एग्जांपल, और जब हम इसको रिस्क इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें सिग्निफिकेंस जो है वो पहले से हमारा यहाँ पे कम है जब रिस्क को हम इवेल्युएट करते हैं। इसी तरह से जो हमारे डिफरेंट लाइफ साइकिल के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को देखते हैं, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर और ट्रांसमिट के रिस्पेक्ट में, तो हमें चीज़ों को रिस्क एनालाइज करना है और इवेल्युएट करना है। उसी के थ्रू जो प्रायोरिटाइजेशन है, क्वांटिफिकेशन है, वो हम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर ट्रीटमेंट की बात कह सकते हैं। और फर्दर जो परसीव्ड इम्पैक्ट की बात है वो हम टेक केयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे समझ गए होंगे आप। इसके साथ ही यहाँ पे भी पीरियोडिक वर्ड का यूज़ है कि हमें पीरियोडिकली जो परफॉर्मेंस है रिस्क असेसमेंट के रिस्पेक्ट में, वो हमें पीरियोडिकली परफॉर्म करनी है। पीरियोडिक का मीन्स ये है, ये डिफरेंट कंपनी के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है पीरियोडिक होने की रिस्क असेसमेंट को लेके, वो डिफरेंट हो सकती है। वो आपके नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसके थ्रू जो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको आप एडिक्वेटली एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने इनिशियल ट्रेनिंग पार्ट में एग्जांपल दिया ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, तो वहाँ पे जो सर्विसेज है वो बेसिकली इस तरह की है कि वो बिजनेसेस अगर कहीं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है तो वो टोटली बिजनेस ही कोलैप्स हो जाएगा। तो वहाँ पे पीरियोडिक, तो 24/7 पीरियोडिक, जो पीरियोडिक होने की बात है वो 24/7 चाहिए। 24/7 हमें रिस्क असेसमेंट करना होगा, जो हमारा सेट सेट मेथोडिकल असेसमेंट है उसे हमें रन करना होगा लूप के अंदर, जिसके थ्रू हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकें और टेक केयर कर सकें। इसके साथ ही जो हम रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं मैथोडिकल मैनर में, उससे हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए, वो कंपैरिजन का होना चाहिए। जो सिग्निफिकेंस है वो चेंज होते रहते हैं टाइम पीरियड के साथ, तो हमारा उसके ऊपर फोकस होना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है रिस्क इवेल्युएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो और साथ ही साथ यहाँ पे रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स की बात है। रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट का मतलब है कि अलग अलग सिनेरियो पे सिमिलर रिस्क अलग अलग तरह से परफॉर्म करते हैं। अलग अलग कंट्रोल्स जो हैं अलग अलग सिनेरियो के रिस्पेक्ट में, अलग अलग टाइम के रिस्पेक्ट में, अलग तरह से हमारी जो मैनेजमेंट है रिस्क को लेके, हमारा आउटपुट उस हिसाब से चेंज होता है। तो जब हम प्रॉपरली मैथेडिकल हमारे पास असेसमेंट का प्रोटोकॉल होता है, तो जो डेविएशंस है रिस्क असेसमेंट के फ्रेमवर्क का, उसको हम प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैथेडिकल जो मैनर है रिस्क असेसमेंट के, उसके लिए इस पर्टिकुलर सब क्लॉज में भी स्टैंडर्ड कहता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में स्टैंडर्ड ये चीज़ क्लियर करता है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, उसको इंक्लूड करना है उसके रिलेशनशिप को, जो रिस्क असेसमेंट आप अदर एरियाज का एज ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो उसके लिए, जिससे कि एक बेटर रिजल्ट, क्लियर डिफाइंड स्कोप आपको मिल सके, बेटर तरीके से आप चीज़ों को मैनेज कर सको, प्रोएक्टिवली मैनेज कर सको, इफ़िशिएंट वे में, ऑप्टिमम वे में चीज़ों को एड्रेस कर सको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो इस पर्टिकुलर सब क्लॉज में स्टैंडर्ड कहता है। इसीलिए मैं आपको ISO 31000 के लिए शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड है, जिसके थ्रू आप ओवरऑल बिजनेस को रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज कर सकते हो। इसके साथ ही स्पेसिफिकली यहाँ पे इसके बाद ISO/IEC 27005 का रेफरेंस है, जो कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइन उसकी टाइटल है। वो आप यूज कर सकते हो
as a advice, as a risk assessment, as a risk treatment, acceptance, रिस्क रिपोर्टिंग और रिस्क मॉनिटरिंग और रिव्यू के लिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। यहाँ पे भी स्टैंडर्ड आईएसओ 31000 के लिए पहले सजेस्ट कर रहा है आईएसओ 27005 के से। तो इन दोनों को हमें समझना है। मैंने क्लियरली आपको डिफाइन कर दिया है कौन से मदर स्टैंडर्ड है, कौन से डेरिवेटिव स्टैंडर्ड है। तो आपको यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है, किस तरह से आपको आगे लेके जाना है और किस तरह से जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सस्टेन कर सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो। तो ये हमारा 4.5.3 क्लॉज था। नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, वो है ट्रीटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क का है। इसके अंदर जो कीवर्ड मैंने लिया है वो है एक्सेप्टेंस, रिकॉर्डेड, पॉसिबल ऑप्शंस, कंट्रोल टू रिड्यूस। एक्सेप्टेंस है, फिर उसके बाद नोइंगली, ऑब्जेक्टिवली, फिर है उसके बाद कीवर्ड मैंने अवॉइडिंग, शेयरिंग, सेलेक्टेड, इम्प्लीमेंटेड। तो अब इसको डिस्कस करते हैं, इस पर्टिकुलर सब क्लॉज को, ट्रीटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क को। इस सब क्लॉज का क्लॉज नंबर है 4.5.4। तो अभी तक हमने इस क्लॉज के पहले तक हमारे पास जजमेंट आ चुका है। हमने असेस कर लिया है, जज कर लिया है रिस्क को हर तरह के एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में थ्रू एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ रिस्क। ठीक है, सारे सिनेरियोज हमारे पास है, उसका मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे हम जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं 4.5.4 में, तो सबसे पहली जो हमें डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि हम रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंटली ये डिसीजन मेकिंग करनी है। उसके बाद ही हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं जो कि ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में है कि किस तरह से रिस्क को ट्रीट करना है। एक पर्टिकुलर कंडीशन इस सब क्लॉज के अंदर रिस्क ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड देता है कि जो रिस्क का मैग्नीट्यूड है, इम्पैक्ट है, वो बहुत कम है और जो उसका ट्रीटमेंट है, उस रिस्क को ट्रीट करने की कॉस्ट है, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और उस केस में उस रिस्क को हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और फर्दर उसको रिकॉर्ड करते हैं एज एविडेंस कि किस सिनेरियो के रिस्पेक्ट में हमने इस रिस्क को एक्सेप्ट किया था और इसको फर्दर हमने ट्रीट नहीं किया। ठीक है, तो ये बेसिक मेथोडोलॉजी है ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में, एक्सेप्टेंस के रिस्पेक्ट में रिस्क के लिए, जो हमें डिसीजन मेकिंग के थ्रू डिलीवर करनी है। अब इस सेकंड जब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो हमारे पास रिस्क की प्रायोरिटी लिस्ट आ चुकी है, उसके इम्पैक्ट आ चुके हैं और हम क्लियर हो चुके हैं कि जो रिस्क हमारे पास है, नंबर ऑफ रिस्क जो हमारे पास प्रेजेंट हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको फर्दर रिस्क ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा उसको एक्सेप्टेंस लेवल में लाने के लिए। और ट्रीटमेंट के थ्रू जो परसीव्ड रिस्क रह जाएगी वो भी हमारी एक्सेप्टेबल लेवल में होनी चाहिए। ट्रीटमेंट का ये मोटो हमें इंश्योर करना है। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होगे, हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं परसीव्ड इम्पैक्ट को, रिस्क को थ्रू आउट द ट्रेनिंग। तो ये हमारा फिर पॉसिबल ऑप्शंस क्या हो सकते हैं रिस्क ट्रीटमेंट का, वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। किसी पर्टिकुलर रिस्क के रिस्पेक्ट में किस तरह से जो कंट्रोल्स हैं उनको हम सेलेक्ट करें कि जो रिड्यूस करना है रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक वो हो सके और फर्दर हमारा जो बिजनेस है उसकी जो नीड है फैसिलिटेशन है, मतलब जो इंफॉर्मेशन की नीड है बेसिकली एज अ वर्किंग, वो हम फुलफिल कर सकें। तो उस हिसाब से हम जो ट्रीटमेंट की हमारी मेथोडोलॉजी होगी, ऑप्शंस होंगे कंट्रोल और रिड्यूस करने के लिए रिस्क के, उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। इसके साथ ही जब हम रिस्क ट्रीटमेंट हम सेलेक्ट करते हैं कोई पर्टिकुलर ऑप्शन रिस्क ट्रीटमेंट को लेके,
तो जो रेसिड्यूज है, परसीव्ड इम्पैक्ट है, जो बच जाता है, जो अनट्रीटेबल है, एनी रीजन, जिसकी बात स्टैंडर्ड शुरू से करता हुआ आ रहा है, तो अगर जो परसीव्ड इम्पैक्ट है उसको हमें फर्दर एक्सेप्ट करना है तो वो नोइंगली होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस बेसिस पे हमने रिस्क को एक्सेप्ट किया है, उसकी डिटेल हमारे पास होना चाहिए, उसकी जो अकाउंटिंग है वो क्लियर होनी चाहिए, और इसके साथ ही जो रिस्क को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका किसी तरह का हार्मफुल इफेक्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, क्राइटेरिया है रिस्क रिस्क एक्सेप्टेंस को लेके, उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए और टोटली वो सेटिस्फाई होना चाहिए पॉलिसीज और रिस्क क्राइटेरिया के रिस्पेक्ट में। इसके साथ ही नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट के अंदर बात होती है पॉसिबल ऑप्शंस में, वो होती है अवॉइडिंग रिस्क की, कि कुछ इस तरह के सिनेरियो हो सकता है जैसे हमने बात करी थी कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं प्रोएक्टिव मैनर में, और अभी हम उसको एक्सेप्टेबल लेवल में काउंट करते हैं कि अभी हम इस रिस्क को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर टाइम पीरियड वो जो रिस्क है उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, इस सिनेरियो का भी ध्यान रखना है कि अभी जो मैग्नीट्यूड है रिस्क का वो कम है, लेकिन आने वाले समय में उसका इम्पैक्ट बड़ा हो सकता है उस रिस्क का। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि हम अवॉइड कर रहे हैं अगर ट्रीटमेंट को तो वो कंडीशनल हो, और फर्दर फ्रेम वर्क उसके लिए हो कि फर्दर इन फ्यूचर हम किस तरह से चीज़ों को टेक केयर करेंगे, ट्रीट करेंगे रिस्क को। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में शेयरिंग की बात, ये सब क्लॉज कहता है स्टैंडर्ड का कि जो रिस्क है एसोसिएटेड, चाहे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, नॉट एक्सेप्ट कर रहे हो, वो आपको शेयर करना है इंश्योरर के साथ और सप्लायर के साथ, क्योंकि हम बेसिकली एक सप्लाई चेन में वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट इंटरेस्टेड पार्टीज एसोसिएटेड है हमारी कंपनी के साथ। तो ये इंफॉर्मेशन एक गुड मैनर में, एक गुड प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए अच्छी हो जाती है, क्योंकि परसीव रिस्क हम लेके चल रहे हैं, परसीव इम्पैक्ट हम लेके चल रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में जो डिक्लेरेशन है, अवेयरनेस है, वो हमें शेयर करनी है, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, कस्टमर से एसोसिएटेड हैं, रेगुलेटर्स एसोसिएटेड हैं। तो इस चीज़ को आपको डिक्लेयर करना है, शेयर करना है, जिसके थ्रू जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर हो सके रिस्क के रिस्पेक्ट में। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट में स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन और सिलेक्शन की बात करता है कंट्रोल के रिस्पेक्ट में। ये कंट्रोल्स जो हमारे होंगे, जो ट्रीटमेंट का हमारा डिसीजन निकल के आया है उसके थ्रू जो कंट्रोल डिराइव हुए हैं उनको हमें सेलेक्ट करना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को अभी हम नेक्स्ट सब क्लॉज में डिस्कस करेंगे जो 4.5.5 है, तो वो आपको रेड कलर से विजिबल है। इसके अंदर है सेलेक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल। तो इसमें इनिशियल डिफरेंस हमें 4.5.2 का है, 4.5.3 का है, 4.5.4 का है। फिर है कीवर्ड रिड्यूस फॉर एक्सेप्टेंस, और अकाउंट मैंने हेडिंग ली है, इसके अंदर है लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स, कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन, ऑब्जेक्टिव कंप्लायंस, इन्वेस्टमेंट बैलेंस, ISO/IC 27002, design stage, risk tolerability, achieve completeness, record as evidence। इन पॉइंट्स को अब हम डिस्कस करते हैं। तो हमने 4.2 में आइडेंटिफिकेशन की बात करी एज अ इंफॉर्मेशन एसेट, एज अ वैल्यू इंफॉर्मेशन एसेट की, उसको हमने समझा। 4.5.3 में हमने बेसिकली एसेसिंग की बात करी कि किस तरह से हमें चीज़ों को इवेल्युएट करना है। असेसमेंट की हमने उसमें बात करी, मैथोडिकल असेसमेंट को समझा उसमें। 4.5.4 के अंदर हमने
ट्रीटमेंट को समझा कि ट्रीटमेंट हमारा किस तरह से होना चाहिए, जो भी हम रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं किस तरह से उसको एक्सेप्टेबल बनाना है, किस तरह से नॉट एक्सेप्टेबल हमें डिक्लेयर करना है, फिर फर्दर उसको किस तरह से हम ट्रीट करेंगे। तो जब हम ट्रीट करने की बात कर रहे हैं तो उसके साथ ही हमारे कंट्रोल्स निकल के आते हैं कि किस तरह से क्या कंट्रोल होंगे जिसके थ्रू हम जो रिस्क है उसको हम परसीव लेवल तक लेके जाएंगे और जो उसका एक्सेप्टेबल लिमिट है उसके अंदर उसको मेंटेन करेंगे जिससे हम फर्दर अपने बिजनेस को एक अच्छे तरीके से रन कर सकें। ठीक है, तो कंट्रोल्स का ये मीन्स है कि एक्सेप्टेबल लेवल तक हमें ले जाना है उन कंट्रोल के थ्रू जो ट्रीटमेंट से डिराइव हुआ है। तो जब हम कंट्रोल्स की बात हम करते हैं तो हमें अकाउंट में लेना है या फिर हमें ध्यान रखना है कि जो लेजिस्लेशन है, रेगुलेशन है, नेशनल या फिर इंटरनेशनल, उनकी रिक्वायरमेंट्स को हमें फुलफिल करना है। ठीक है, जो हम एक्सेप्टेबल लेवल लेवल की बात कर रहे हैं, जो भी कंस्ट्रेंट से रिलेटेड, उनको हमें फुलफिल करना है। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमने एज अ कॉन्टेक्स्ट फ्रेम किए हैं, सबसे पहले जब हमने बिजनेस सिस्टम डेवलप किया था तो उसको हमें फुलफिल करना है, उसके रिस्पेक्ट में एक्सेप्टेबिलिटी को इंश्योर करना है इन कंट्रोल्स के थ्रू। नेक्स्ट जो है, जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हैं, कंस्ट्रेंट हैं, उनको भी हमें फुलफिल करना है कि ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में जो हमारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो कंट्रोल हो वो ऑपरेशनल के स्टेज तक, प्लेटफॉर्म तक, डिफरेंट लेवल के हैं ऑपरेशन के, वो मेंटेन हो, कंस्ट्रेंट उसके इंश्योर्ड हो थ्रू एक्सेप्टेबल लेवल। इस चीज़ को भी हमें इंश्योर करना है थ्रू कंट्रोल। इसके साथ ही साथ जब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि जो कंट्रोल है उसका जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है और ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो इस तरह का हो, बैलेंस्ड होना चाहिए, जिससे कि हम रिड्यूस भी कर सकें रिस्क को और वो प्रोपोर्शनल हो जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रेंट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में बैलेंसिंग की बात है जो हमने समझा था कि जब हम ऑपरेट करते हैं कंट्रोल को ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, तो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हमारा इस तरह का होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि उसमें जो टाइम है, मैन पावर है, मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं और भी किसी तरह के रिसोर्सेज जो एसोसिएटेड हैं, उनको हमें बैलेंस करना है जिससे कि जो हमारी नीड है एक्सेप्टेबल लेवल तक लाने की रिस्क की, वो अचीव हो सके और इसको एक ऑप्टिमम वे में डिलीवर करना है। इस कंट्रोल को इस तरह से देखना है और इसकी अकाउंटिंग करनी है, क्योंकि हमारा हमने इनिशियली डिस्कस किया था ट्रीटमेंट में ही कि अगर जो कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं रह जाता है रिस्क का, तो हम उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर उसको हम इग्नोर हम नहीं किया कर सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट को समझना है कि हमें बैलेंस करके चलना है कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, कंस्ट्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिक्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट में बात है स्टेटमेंट ऑफ अप्लीकेबिलिटी का, कि जब हम एक डिसीजन मेकिंग वे में, एक जजमेंटल वे में, एक गवर्निंग वे में, एक अच्छे मैनेजमेंट के तरीके से कंट्रोल्स को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस वहाँ पे हमें स्टेटमेंट ऑफ अप्लीकेबिलिटी डिफाइन करनी होती है कंट्रोल के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कि इस कंट्रोल के थ्रू हम किस तरह से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे और किस तरह से फर्दर हम जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में उसे फुलफिल करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट ऑफ अप्लीकेबिलिटी डिफाइन करना,
क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में वो है मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, इम्प्रूविंग इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल का। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके थ्रू हम फर्दर जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है, ऑब्जेक्टिव है, विजन है, मिशन है, उसको हम फर्दर रन कर सकें और या फर्दर उसकी तरफ लेके जा सकें। नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है, जो हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं जो कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, उसमें बैलेंस द इन्वेस्टमेंट की बात है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो कंट्रोल करने का ऑपरेशन है वो हमें बैलेंस करके चलना है। जो भी लॉस हो सकता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में बिजनेस को, उसके साथ, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग की हम लोग बात ट्रीटमेंट पे भी हमने की थी और यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो हमें एडिक्वेट बैलेंस मेंटेन करना है। इसको आप एक माइंडसेट, जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में वर्क करें, इसको इस्टेब्लिश करें, तो ये बैलेंसिंग को आप ध्यान रखेंगे कि जो ऑपरेशंस कॉस्ट है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट है, कंट्रोल के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके उसे हमें बैलेंस करना है। जो हमारा बिजनेस लॉस हो सकता है, बिजनेस कैपिटल लॉस हो सकता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के इंसिडेंट के थ्रू, उसके साथ। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो बैलेंसिंग को आप अपने माइंडसेट में मेंटेन रखिए और ये एक फंडामेंटल बेसिकली प्रिंसिपल कह सकते हैं, फंडामेंटल रूल कह सकते हैं इस चीज़ को, जो बैलेंसिंग का है। बिजनेस के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ थिंग्स हमें बैलेंस करनी होती है जब हम एक बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। उसके डिफरेंट बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिन्हें हमें रिलेट करके, कंपेयर करके चीज़ों को एक ऑप्टिमल बैलेंस के रिस्पेक्ट में चीज़ों को आगे लेके जाना पड़ता है। इसके बाद इस पर्टिकुलर सब क्लॉज में ISO/IC 27002 का रेफरेंस है, जो कि उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई गई हैं इस स्टैंडर्ड में, कंट्रोल के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट कंडीशन के रिस्पेक्ट में, डिफरेंट डिसिप्लिन के रिस्पेक्ट में। तो हम जब उस स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग करेंगे 27001 के बाद, तो वहाँ पे उस चीज इन डिटेल जो कंट्रोल्स हैं ISO/IC 27002 के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को लेके वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इस बेसिकली सब क्लॉज के अंदर, वो है डिज़ाइन स्टेज की बात है। तो हमने प्रीवियस जो हमारा ट्रेनिंग पार्ट था 3, उसके अंदर हमने इस चीज़ को समझा था कि वहाँ पे हमने सीमलेस इम्प्लीमेंटेशन की बात की थी कि किस तरह से सीमलेस जो इम्प्लीमेंटेशन है एज अ गोल उसको फुलफिल हम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में। जब भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो वहाँ पे हम जब परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ऑब्जेक्टिव इस्टेब्लिश करते हैं, तो उसके साथ ही हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स के जो ऑब्जेक्टिव हैं, परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, कंट्रोल्स हैं, वो हमें अलाइन कर सकते हैं हम, और दोनों को एक कंबाइंड मैनर में लेके चल सकते हैं अपनी डेली वर्किंग में। उसके कॉन्टिन्यूशन में ही इस ट्रेनिंग पार्ट में भी हमने समझा जो स्टैंडर्ड रेफरेंस देता है ISO 27000 की, जो रिस्क असेसमेंट है वो ओवरऑल अगर आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में, वो किसी भी डोमेन में रिस्क असेसमेंट करते हो इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, तो आपको एक बेटर आउटकम आप ले सकते हो रिस्क असेसमेंट के थ्रू, रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को एड्रेस करने के साथ साथ जो अदर बेनिफिट्स हैं वो भी आप एज अ आउटपुट आपको मिल सकते हैं। तो ये चीज़ हमने समझी इस ट्रेनिंग पार्ट में भी, डिफरेंट जो प्रीवियस हमने सब क्लॉजेस डिस्कस किए हैं। उसी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन स्टेज की बात है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जब हम ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन का डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसके अंदर ही हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो मेथडोलॉजी है, मेथोडोकल असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हमें ऐड कर लेते हैं अगर हम
उस चीज़ को ऐड कर लेते हैं उस स्टेज में ही, तो जो हमें ओवरऑल रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा हमारे इफ़िशिएंट हो सकते हैं, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकते हैं, और जो रिस्क है उसका ट्रीटमेंट, उसके कंट्रोल्स ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। और सेकंड केस है कि अगर हम डिज़ाइन स्टेज में अगर नहीं करते हैं तो हमें एक रैंडमली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रन करना पड़ता है, टेक केयर करना पड़ता है, और जो रिस्क का एक्सेप्टेबल लेवल है उसमें हमें पहुंचने के लिए हमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो ज़्यादा होती है हमारी कंपेरेटिवली डिज़ाइन स्टेज के, और जो ओवरऑल इफ़िशियंसी है कॉस्ट के रिस्पेक्ट में, प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में, वो उतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो इस चीज़ को स्टैंडर्ड अगेन यहाँ पे इस क्लॉज के अंदर हाईलाइट करता है। ठीक है, तो मेरा जैसा एडवाइस है कि आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम एज अ टेक्निकल सोल्यूशन नहीं यूज़ करना है। आप इसको डिज़ाइन स्टेज के रिस्पेक्ट में डेवलप करो। इसके साथ ही साथ सीमलेस इंटीग्रेशन के लिए फोकस रहो आईएसएमएस को लेके, जिससे जो आपका ओवरऑल सिस्टम है वो ज़्यादा बेटर बन सके, कॉस्ट इफेक्टिव बन सके, ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोएक्टिव मैनर में आप रिस्क को डील कर सको, ट्रीट कर सको। ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट का पार्ट है। जब हम इवेल्युएट करते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आज के इंटर कनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर डायनामिक वनरेबिलिटीज की कंडीशन में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। किस तरह से जो कॉन्टेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में हमें लेना है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन स्टेज की बात थी। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड यूज होता है टॉलरेबिलिटी ऑफ रिस्क। इस पॉइंट को हमने अभी समझा कुछ देर पहले ही, टॉलरेबिलिटी ऑफ रिस्क को, कि बेसिकली हमने जब अभी डिस्कस किया था सिनेरियोस को या फिर मैग्नीट्यूड को रिस्क एज अ रिस्क इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने वहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया कि आप छुट्टी पे जा रहे हो, आप अपने घर पे ताला नहीं लगाते हो, तो अगर आप छुट्टी पे जा रहे हो, आप हो सकता है कि हाफ डे के लिए जा रहे हो, आपने अपने आस पड़ोस वाले से बता के गए हो आप, तो वहाँ पे जो रिस्क की टॉलरेबिलिटी है वो कम है, लेकिन मतलब ज़्यादा है कि आप हाफ डे के लिए इंश्योर कर रहे हो कि मैं ताला लगा के नहीं गया हूँ लेकिन बता के गया हूँ, तो वहाँ पे चोरी होने की जो टॉलरेबिलिटी है वो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपको हाफ डे से ज़्यादा लग गया, आपको वापस आने पे घर पे 1 दिन लगे, 1.5 दिन लगे, तो जो टॉलरेबिलिटी है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगी। तो हमें जो टॉलरेबिलिटी ऑफ रिस्क है उसे हमें बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, समझना है और एड्रेस करना है कि रिस्क का जो शॉर्ट टर्म में इफेक्ट है वो कैसा होगा और लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट आएगा। डिफरेंट इफेक्ट आ सकते हैं रिस्क का इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेके। इस तरह से इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझना है टॉलरेबिलिटी ऑफ रिस्क को। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट लाइन है वो मैं आपको पढ़ लेता हूँ स्टैंडर्ड का, जो आपको समझना जरूरी है। आप उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हो। सेंटेंस है, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट नो सेट ऑफ कंट्रोल्स कैन अचीव complete information security. Additional management action should be implemented to monitor, evaluate, and improve the efficiency and the effectiveness of information security control to support the organization's aims. तो यहाँ हमें ये पॉइंट निकल के आता है कि 100% चीज़ों को इंश्योर नहीं किया जा सकता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में। इसीलिए हम परसीव्ड इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, परसीव्ड रिस्क की बात करते हुए आ रहे हैं ट्रेनिंग के दौरान अभी तक, आगे भी करेंगे। इस चीज़ के लिए माइंडसेट आपको रखना है कि हम 100% चीज़ों को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। हमारा यहाँ पे जो मोटो है आईएसएमएस को इम्प्लीमेंट करने का वो ये है कि हम कॉन्टिन्यूल मैनर में चीज़ों को मॉनिटर कर सके, रिव्यू कर सके, मेंटेन कर सके, इम्प्रूव कर सके इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क के रिस्पेक्ट में।
तो इस पॉइंट के लिए आप क्लियर रहिएगा जब भी आईएसएमएस के लिए वर्क करें। इसके साथ ही लास्ट पॉइंट में एविडेंस की बात है, रिकॉर्ड्स की बात है।